बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमले से मुकर गया। ये जो ईरान के अंदर अटैक हुआ एक फैसिलिटी के ऊपर, एक गैस की तनसीब पे जो हमला किया गया पारस में, उस हवाले से पहले ये दावा किया गया, अमरीकी मीडिया ने दावा किया, अमरीकी हुकूमती सोर्सेज ने दावा किया कि ये इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर इसका प्लान किया था और कोऑर्डिनेशन के साथ ये हमला किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव पड़ा क्योंकि ईरान ने अपने वादे के मुताबिक खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर दिया। जो गैस की फील्ड्स हैं वहाँ पे अटैक किया। ख़ास तौर पे कतर में उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा यूएई में भी किया, सऊदी अरब में भी किया। सऊदी अरब ने जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया अपने मिसाइलों के ज़रिए से, जो इंटरसेप्टर हैं उनके ज़रिए से, लेकिन बाकी जगहों पे काफ़ी नुकसान हुआ। और वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कि कतर में कितनी बड़ी बड़ी आग लगी हुई है और यूएई के अंदर क्या सूरत हाल है। तो ईरान ने जो कहा था उसने वो कर दिया जवाबन। लेकिन बात यह है कि पहले जो दावे किए जा रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये किया, डोनाल्ड ट्रंप अचानक मुकर क्यों गया? ये पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देख लें, इससे आपको सूरत हाल की समझ आएगी। मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने ये जो स्टेप लिया मिडिल ईस्ट में, ये गुस्से के अंदर लिया। जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो ईरान की एक फैसिलिटी के ऊपर जो साउथ पारस में है गैस फील्ड, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप ना इसके नुकसान को कम करके दिखाना चाहते हैं, चाहे वो कतर का है चाहे वो ईरान का है, क्योंकि जितना नुकसान बढ़ेगा उतनी डोनाल्ड ट्रंप की बदनामी होगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि इसके अंदर तो मुझे पता ही नहीं था और ना हमें इसके बारे में आगाह किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कहता है इसराइल ने ये खुद ही किया है, और उसके बाद वो ये कहता है कि बदकिस्मती से ईरान ने उसके रद्द अमल के बाद जो कुछ किया और जिस किस्म का ईरान ने अटैक किया कतर पे, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत करार दिया। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी कि फिर हम बहुत बड़ी तबाही फेरेंगे अगर ईरान ने दोबारा कतर पे या किसी और जगह पे गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया तो अटैक तो पहले ईरान के ऊपर हुआ था, ईरान ने जवाबन हमला किया है। ईरान खुद से तो हमला नहीं कर रहा था, और उसका जो हमला है उसके बाद मजम्मती बाकायदा बयानात जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं या वज़राए ख़ारजा हैं वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन पहले ये दावा किया जा रहा था अमरीकी मीडिया में, इसराइली मीडिया में, और इसराइल ने अभी दोबारा कन्फर्मेशन दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद भी इसराइल ने कहा कि नहीं, ये जो अटैक किया गया है इसराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पे, ये डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों मुकर गया, पीछे क्यों हटना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका सादा जवाब मैं आपको देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत शदीद तनकीद हुई है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिका के अंदर और गल्फ ममालिक की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। वजह यह है कि एकदम से इतने बड़े अटैक्स के बाद आलमी सतह पे पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की एक वेव आई है। इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसको आप चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा वो $110 से ऊपर जा रही है। कभी 112, कभी 113, ये वेरी करती रहती है बहुत तेज़ी से, लेकिन आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ रही हैं। अब इनको रोकना है तो एक ही तरीका है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए और यहाँ पे कशीदगी ख़त्म हो जाए और जो ऑयल की और गैस की तनसीबात हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बेनकाब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, अमरीकी फ़ौजी हलाक हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, हमारे दरीना इत्तहादी पुराने वो हमें छोड़ रहे हैं, और अमरीका के सदर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल है। आलमी मंडी में देखें, अब आग तो लगेगी पेट्रोल की कीमतों को, गैस की कीमतों को, जब इनकी तनसीबात को आग लगेगी और इनके जो रूट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। एक और इंकशाफ किया है नेशनल काउंटर टेररिज्म के साबिक सरबराह हैं जो केंट, उन्होंने ये कहते हैं जी कि अली लारेजानी अमन मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसराइल मुस्तकिल एक जंग चाहता है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि इसराइल के लिए यह आखिरी मौका है। अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो इसराइल का मौका ख़त्म हो जाएगा, और अगर अमेरिका इस मरतबा इस लड़ाई से निकल गया तो कोई भी अमरीकी सदर दोबारा इस लड़ाई में आने का लंबे अरसे तक सोच भी नहीं सकेगा। वजह यह है कि जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है, कोई और इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं।
तो ये उन्होंने नेशनल काउंटर टेररिज्म का साबिक सरबराह जो कैंट, उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी अली लारजानी तो मुज़ाकरात वाला बंदा था, मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन कत्ल कर दिया गया। इसराइल जो है वो मुस्तकिल जंग चाहता है, तभी ऐसे लोगों को कत्ल कर देता है, और अमेरिका बतौर हथियार इस लड़ाई में इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के ऊपर अमेरिका में जो तनकीद हो रही है वो मैंने आपको पहले बता दिया। एक और बड़ी खौफनाक हरकत हुई है, और ये हरकत हुई है ईरान के अंदर। इसराइल ने फिजाई हमले में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इमारत को निशाना बनाया। ये लगभग कोई 350 मीटर दूर है, जो जोहरी रिएक्टर है उससे, जो ईरान की एक फैसिलिटी है उससे इतना दूर है ये। इसके बारे में पहले भी रशिया ने भी खबरदार किया था, ईरान ने भी किया था, और जो इंटरनेशनल इदारा है IAEA उसने भी खबरदार किया था कि इससे रेडिएशन हो सकती है। अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रूस ने इसे बहुत गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मजम्मत की है, क्योंकि वहाँ पे फ़ाल रिएक्टर और मौजूद अमला वो करीब है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे रेडिएशन हो जाती है, या इस जगह पे कोई इस किस्म का एटमी मवाद, क्योंकि यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और ये एक इसको जो काम कर रहे हैं ये तवानाई के हवाले से काम कर रहा है ईरान, उनका ये दावा है। अगर यहाँ पे एक गलती करता है इसराइल, तो इसकी जो कीमत है वो पूरे खित्ते को चुकानी पड़ेगी। तो इसराइल कुछ ना कुछ ऐसा करता चला जा रहा है जिससे जंग बंदी के सारे रास्ते बंद होते चले जाएं, क्योंकि वो इसको अपना आखिरी मौका देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है वो बजट बढ़ाने का मुतालबा किया पेंटागन ने नया बजट मांग लिया $200 अरब का, और अब अमेरिकी सरकार को वो $200 अरब से ज़ायद का बजट पेंटागन को देना पड़ेगा। इसके ऊपर जो इराकची हैं वजीर खारजा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी जंग को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, और ये आपकी चॉइस की जंग है, अपनी मर्जी से आपने लड़ी है, और ये इम्पोज की गई है ईरानियों के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर। यानी ईरानी भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, अमेरिकन भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेतन्याहू की शरारत से अमेरिका इसके अंदर आ गया और डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल हो गया। उन्होंने कहा ये $200 अरब जो मांगे गए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जो अभी मांगी गई है, अभी आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। बल्कि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की है, और वो कह रहे जी अमेरिकन को नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी ट्रिलियंस डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे इसराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पे, कि अमेरिका से पहले, वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं ना, तो इन्होंने कहा जी इसराइल फर्स्ट, इसराइल जो है वो अमेरिका से भी पहले है, तो उसके लिए आपको अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इसका बोझ कौन उठाएगा? अमरीकी इकॉनमी। देखिए ये $200 अरब सीधे सीधे ही मांग लिए पेंटागन ने, जिस ईरान के खिलाफ मांगे। ईरान का मिलिट्री बजट पता कितना है? ईरान का टोटल मिलिट्री बजट है $7.3 अरब, यानी वो $7.5 अरब भी टोटल मिलिट्री बजट नहीं है। अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री बजट है, उन्होंने $200 अरब मजीद मांग लिए ईरान से लड़ने के लिए, जिसका मिलिट्री बजट $7.3 अरब है। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट जो है वो टोटल मिला के कोई $7.6 अरब बनता है। लेकिन ये अमेरिकन तो पैसे फूंकते हैं जंग के अंदर, हम सब जानते हैं, और जंग ही एक ऐसा कारोबार है जिसमें दुनिया, असला बनाने वाली कंपनियां, ये सारे बड़े बड़े लोग ये पैसा बनाते हैं, और इसमें बेशुमार पैसा बनता है। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक एक खबर आई है कि अमेरिका ग्राउंड के ऊपर अपने फौजी उतारना चाहता है ईरान में, और अगले हफ्ते ये दावा किया जा रहा है कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारें, तख्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास, जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना,
इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं। अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से ज्यादा इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं अभी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को डीजी ISPR साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया डीजी ISPR साहब से कि जनाब इमरान खान साहब PTI कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीजी ISPR ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई हैं। और डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में ये बात की थी। क्योंकि देखे ना, 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फड़ देंगे, नहीं चढ़ांगे। फिर इन्हें इस बात का भी आइडिया था, इन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत रहा, तब जो बाइडेन बैठा हुआ था, तो इनका तो कॉन्फिडेंस ही कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। तो अब जरा आप ये देखें कि उस वक्त डीजी ISPR ने कहा था, और जो कहा था उसके ऊपर आज भाग रहे, कह रहे हैं जी हम माफी कैसे मंगवा सकते हैं, हमने माफी का कहा ही नहीं, ये तो कानूनी मामला हैं। फैसल वाडा के जरिए से लॉन्चिंग हो रही है ना। लेकिन आर्मी चीफ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया उसकी एक गवाही आज से 1 साल पहले, बल्कि 1.25 साल पहले, 1.5 साल होने वाला है, डीजी ISPR ने खुद दी। जरा ये सुने आप क्या कहा था। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे। अब ये सियासत भी सिखाएंगे, ये बताएंगे नफरत की सियासत क्या होती है और तामीरी सियासत क्या होती है। सारी जिंदगी इन्होंने नफरत फैलाई है। और ये नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, वो 10% है, वो 20% है, वो जो है कौमी सलामती के लिए खतरा है, फलां भी कौमी सलामती के लिए खतरा है, क्लाशनकोफ इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आई, खुद कुछ बम्बार इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आए, नफरत फैला फैला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अगर कोई बंदा खुदा बनना चाहे कि जो मुझसे माफी मांग ले वो बरी, जो मुझसे माफी मांग ले वो फरिश्ता, जो मुझसे माफी मांग ले वो नेक, और जो मुझसे माफी ना मांगे वो शैतान, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बाकी सारी चीजों की माफी हो जाती है
तकब्बुर की कोई माफी नहीं। जो जेलें काट रहे हैं उन्हें कौम हीरो समझ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए। अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि